हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह का पाठ वे आँखें पढ़ने जा रहे हैं। ये एक काव्य है जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनका मूल नाम है गोसाई दत्त। इनका जन्म 1900 में कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। मुख्य रचनाएं हैं इनकी वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। मुख्य सम्मान इन्हें मिले हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार एवं पद्म भूषण। मृत्यु इनकी 1977 में हुई है। ये छायावाद के बहुत ही प्रमुख कवि रहे हैं और प्रकृति के बहुत अच्छे चितेरे कवि रहे हैं। प्रकृति का वर्णन ये बहुत अच्छे से करते थे। प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें तो इनके जो कौसानी गांव है वहीं पर हुई है और बाकी की उच्च शिक्षा इन्होंने बनारस, इलाहाबाद से प्राप्त की। लेकिन गांधी जी से कुछ समय पश्चात इतने ज़्यादा प्रभावित हुए उनके असहयोग आंदोलन से कि इन्होंने स्वतंत्र लेखन का कार्य शुरू कर दिया और देश के बारे में रचनाएं करना शुरू कर दी थी। ये छायावादी कविता लिखते थे, मानववादी कविताएं भी लिखते थे। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश आकृष्ट कविताएं हैं इनकी। किस तरह से प्रकृति बदलती है हर क्षण हर समय, उसका बहुत अच्छा चित्रण ये करते थे। ताज और वे आँखें ऐसी कविता इन्होंने आज के वर्तमान समय को ध्यान में रखकर लिखी है। और मानववाद के इतने बड़े प्रभावित थे, मानववाद से इतने प्रभावित भी थे कि मानव तुम सबसे सुंदरतम, ऐसी पंक्ति भी इन्होंने लिखने से परहेज नहीं करा, क्योंकि मानव को इन्होंने वहाँ सबसे सुंदर वस्तु, सबसे सुंदर प्राणी, सबसे सुंदर जीव बता दिया। इन्होंने रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया है और पंत जी की भाषा बहुत ही अच्छी सचेत थी। ये चित्रमय भाषा करते थे क्योंकि इनके पाठों को पढ़ते हुए, कविताओं को पढ़ते हुए ये उसका हमें चित्र हमारे सामने आ जाए ऐसा भी लग जाता था। इतना सुंदर इनके चित्र भाषा का वर्णन था। और वे आँखें जो आज की हमारी कविता है उसमें इन्होंने प्रगतिशील दौर की कविता के बारे में लिखा है कि विकास किस प्रकार से हमारी अवधारणाओं के ऊपर प्रहार करता है और इन सब चीज़ों का जो युगों युगों से एक शोषण का पात्र रहा है किसान, उसकी दुर्दशा और वो किस प्रकार से राजनीति और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहा है उसका पूरा वर्णन ये अपनी इस कविता में करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं कविता वे आँखें। क्या कहते हैं शुरू के पद्यबंध में? अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। मतलब अंधकार की गुहा सरीखी, बिल्कुल अंधेरे वाली गुफा जो होती है उसके जैसी लगती है उसकी आंखें। किसकी आंखें? किसान की आंखें। बिल्कुल गहरे गुफा, अंधेरे वाली गुफा जैसी लगती है जिसको देख करके हमें डर लगता है और उसमें दूर दूर तक दारुण मतलब बड़ा ही निर्दयी अंधेरा भरा हुआ है और नीरव रोदन, बड़ा ही क्रूर रोदन मतलब करुणा, रोने का स्वर है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ इसे मझधार आज संसार का गार श्रदस पर बह खिसका। मतलब स्वाधीनता के समय यह किसान जो एक मिसाल था, जो सबके साथ सबसे आगे था, जो कि हमारी स्वाधीनता की लड़ाई में और मुख्य अस्त्र शस्त्र बन के सबके सामने जो किसान आया था, उसकी आंखों में आज सिर्फ अभिमान रह गया है और पूरा जो संसार और दुनिया है वो उसको इस मझधार में ही छोड़कर, दुखी होने के लिए, विलाप करने के लिए छोड़कर पूरा संसार एक किनारे पर आकर सुरक्षित खड़ा हो गया है और किसान को उन्होंने मझधार में छोड़ दिया है। लहराते हुए खेत द्रवों में हुआ बेदखल अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से। मतलब किसान के कारण ही तो खेत लहलहाते हैं, लेकिन अब वो किसान उन खेतों से बेदखल हो गया है, मतलब उसे अपने ही खेतों से निकाल दिया गया है, जिसके कारण ये हरियाली थी, चारों तरफ खुशियाँ थी, हरियाली थी, जिस किसान की मेहनत से वो किसान अपने ही खेतों से निकाला जा चुका है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। मतलब उसकी आंखों का तारा, आंखों का तारा क्या होता है? व्यक्ति का पुत्र उसकी आंखों का तारा होता है।
मतलब उसकी आंखों का तारा रात दिन उसकी आंखों के सामने घूमता है। क्यों घूमता है? क्योंकि उनका बेटा जवानी में ही कारकुनों की लाठी, कारकुन मतलब जो जमींदार के अधिकारी सिपाही होते हैं वो कारकुन कहलाते हैं, उनकी लाठी का शिकार हो गया था। मतलब वही उससे पैसा, जो ज़मीन के गिरवे के बदले शायद पैसा लेना होगा या जो भी लेना होगा, उसके बदले उन्हें मारा पीटा गया होगा उसके बेटे को, जिससे कि उसकी मृत्यु हुई। आगे इस दुखी मन से लेखक क्या बताता है? बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह कर आंखों में चुपती वह कुर्क हुई बरधोई की जोड़ी। मतलब कि महाजन जो जमींदार होते हैं, जो महाजन जो ब्याज पे पैसा उधार देते हैं, उसने अपने ब्याज को लेने के लिए किसान का घर भी बेच दिया, उसके खेत भी बेच दिए, और फिर भी उसने ब्याज नहीं छोड़ा कि ब्याज उसे इतना प्यारा था, ब्याज नहीं छोड़ा, उसे दया नहीं आई। और बार बार उसकी आंखों में जो सबसे बड़ा दुख बनकर आ रहा है वो कुर्क हुई बरघों की जोड़ी, मतलब कि नीलाम होना, कुर्क होना मतलब नीलाम होना, कि बरधों की जोड़ी मतलब बेलों की जोड़ी, किसान के पास बेलों की जोड़ी थी जिससे कि वो खेती करता था, वो बेलों की जोड़ी भी नीलाम हो गई, वो बार बार उसको बड़ा दुख देती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी जो उसकी गाय होगी, गाय भैंस का यह रहता है कि जो उनका मालिक होता है, जो हमेशा उन्हें दूहता है, दूहना मतलब दूध निकालना, तो वही उन्हें अपने पास आने देती है, किसी अनजान व्यक्ति को अपने पास कभी नहीं आने देती है, उनकी खासियत होती है। तो उसे ये भी था कि जो उसकी गाय होगी उजरी, वो कभी अपने पास किसी और को आने नहीं देती है, उसे भी त्यागना पड़ा था। और उसकी आंखों के सामने सबसे बार बार ये चित्र आ जाता है कि उसकी सुख की खेती थी, उसकी सुख समृद्धि के खेत जो लहरा रहे थे वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वरगन को चली, आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई भर। मतलब बिना दवा दर्पण के, मतलब बिना दवा दारू के, बिना इलाज के, जो उसकी घरनी मतलब कि घरवाली पत्नी जो थी वो स्वर्ग सिधार गई, मतलब कि वो उनकी भी मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी की भी। किस कारण? बिना इलाज के कारण। इस कारण उसकी आंखें भर आती, मतलब उन्हें रोना आता है, दुख होता है किसान को। और ये देख रेख के बिना, क्योंकि जब माँ मर जाती है तो दूध मुही बिटिया, मतलब जो माँ का दूध पीने वाली उनकी बच्ची होगी, वो दूध मुही मतलब कि जो सिर्फ माँ का दूध पीता है, जो बच्चा कुछ और नहीं खाता ऊपर का, वो दूध मुहा बच्चा होता है। तो वो जो बिटिया दूध मुही है, अब उसकी माँ मर गई है, उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, तो 2 दिन के बाद वो भी मर जाती है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घाते, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब गई कुएं में मरी एक दिन। मतलब उसके घर में, किसान के घर में एक पतोहू मतलब पोते की बहू जो थी वो विधवा थी, बहुत ही लक्ष्मी बहू थी, उसकी बहुत ही अच्छी संस्कारी बहू थी। लेकिन क्या कहता है? पति घातिन, क्योंकि वो विधवा थी, उसके आने पर उसके पति की मृत्यु हो गई, उसे पति घातिन का दर्जा दिया गया। और एक बार कोतवाल मतलब पुलिस वालों ने, क्योंकि इस प्रकार की विधवा स्त्रियां, अकेली स्त्रियों को इस प्रकार के जो लोग हैं उनकी नज़र रहती थी उन पर, तो एक बार उसे जब बुलवाते हैं कि कोतवाल ने बुलवाया है, तब वो शर्म के मारे और डर के मारे कुएं में डूबकर अपनी जान दे देती है, वो भी मर गई। खेर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध पर सांप लौटते फटती छाती। वो कैसा कहता है कि चलो ठीक है, मेरी जोरू मतलब पत्नी मर गई तो ठीक है, वो तो दुख फिर भी सहन हो जाएगा कि एक और पत्नी ले आएंगे, दूसरा ब्याह कर लेंगे, चलो ठीक है। लेकिन जब जवान बेटा मर जाए, जवान लड़का मर जाए, तो उसका दुख व्यक्ति से सहन नहीं होता है। सांप लौटना मतलब अत्यधिक दुख होना, मतलब क्रोध के साथ दुख होना। सांप लौटना का मतलब होता है दुखी होना और क्रोध भी आना और छाती फटना, मतलब कि जो दुख सहन के बाहर हो, मतलब छाती फटना, इतना उसे अपने बेटे की मृत्यु का दुख हो रहा है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक हेलाती, तुरंत शून्य में गड़बड़ चितवन तीखी नोक सदस बन जाती।
मतलब जो पिछले समय में उसके यहाँ सुख था, घर परिवार, पत्नी, बेटे, बहू, पोता पोती, भरा पूरा बैल गाय, पूरा परिवार, लहलहाते खेत, ये जो सुख था वो एक क्षण के लिए उसकी आंखों में चमक और आनंद को लेकर आता है। लेकिन जो अभी का मंजर है, अभी की स्थिति को जैसे ही वो चितवन मतलब जो अभी की स्थिति का जो दृश्य वो देखता है, चितवन मतलब दृश्य, उसे वो देखता है तो दृश्य उसको आंखों में बिल्कुल तीखी नोक के जैसा चुभता है, जो इस सुंदर से स्मृति, सपनों वाला जो पुराने समय में खोया हुआ जो उसका सपना है, स्मृतियाँ हैं, उसको भी तोड़ देता है। हमारे यहाँ लेखक ने बिल्कुल किसान की आज़ादी के स्वतंत्रता के बाद की जो स्थिति बिगड़ी हुई है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करा। आशा है आपको कविता पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।